वो लाइव प्रोसेस होगा, लाइव प्रोसेस। पढ़ा दिया था या पढ़ाना है अभी? पढ़ाना है। अच्छा, लाइव प्रोसेस में बाकी तो सारा आप जानते ही हो। मैंने कौन कौन सी लाइव प्रोसेस बताई थी? लाइक सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 है। एक है इमरजेंसी, एक और क्या बताया था मैंने? इमरजेंस इंटरेक्शन। 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 तो सेल्फ रेप्लिकेशन क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली, ठीक है, उसमें ये एबिलिटी हो कि वो अपनी कॉपी तैयार कर सके, अपनी रेप्लिका तैयार कर सके, ठीक है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, जब तक जेनेटिक मटेरियल के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो अपने रेप्लिका तैयार कर सके, क्योंकि वो पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसी की कॉपी नहीं बनेगी तो जो है क्या कहते हैं, पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग स्टेटस को अचीव कर ले, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जो बायोमॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। इसी तरह से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि किस तरह से अगर कोएसरवेट्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोएसरवेट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो चूंकि एक्युमुलेशन है, जब तक वो एक्युमुलेशन इंटरेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, बायोमॉलिक्यूल्स वहां पे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो लिविंग हो ही नहीं सकता, मेटाबॉलिज्म वहां पे क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। ये जैसे इंटरेक्शन है। अब इंटरेक्शन को आप इस तरह से समझने की कोशिश करो कि जो आपकी सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो क्या बनाती है? टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज के इंटरेक्शन से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन। एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन। ठीक है। तो ये जो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, या मतलब एक बेसिक लेवल से जो अपर लेवल के सिस्टम है, अपर लेवल की चीजें हैं, वो बेसिकली किसकी वजह से बनी है? इंटरेक्शंस की वजह से। इंटरेक्शन। सेल्स, ये जो सेल्स थी, ये सेल्स, ये आपस में इन्होंने इंटरेक्ट किया, आपस में इन्होंने इंटरेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से। तो इस इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, इनकी जो इंटरडिपेंडेंसी है इंटरेक्शन की वजह से ही क्या बना? टिश्यूज बना। अब डिफरेंट टिश्यूज ने ऑर्गन बनाए, ठीक है, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। अब एक और चीज देखो, इमरजेंस। इमरजेंस क्या है कि इस इंटरेक्शन की वजह से, ये जब इंटरेक्ट कर रही हैं तो आप देखोगे कि सपोज कर लो ये सेल है, ठीक है। अब आपको पता है कि टिश्यू में सेम टाइप्स के सेल्स भी हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप्स की, बस क्या फिट होना चाहिए, इनकी ओरिजिन सेम होना चाहिए। सेल सेम टाइप की भी हो सकती है, सेल डिफरेंट टाइप की हो सकती है, बट ओरिजिन ऑफ द सेल मस्ट बी सेम, ठीक है। हाँ सर। इन केस ऑफ जो है क्या कहते हैं, टिश्यू, तो आप देख रहे हो कि हो सकता है कि अगर मैं बोल दूं सपोज कि यहाँ पे इस वाले टिश्यू में 3 टाइप की सेल्स थी, 3 टाइप, इस वाले टिश्यू में 3 टाइप्स की सेल। अब जब वो टिश्यू ग्रेड, मतलब ये आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू बना रही है, तो वो जो डिफरेंट सेल्स हैं उनसे, उनको जो है क्या कहते हैं, उनके जो अपने इंडिविजुअल फंक्शन है उसके अलावा भी वो कोई और फंक्शन अचीव करेंगे, ठीक है। वो उनमें जो आपस में इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन है उसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा कोई फंक्शन या एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक उसको अचीव होगी, और वो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक अचीव हुई है जाके,
एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक जो अचीव हुई है वो क्या है? इमर्जेंस ऑफ, मतलब जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर अचीव हुई है उसी को क्या बोल रहे हैं? इमर्जेंस। इमर्जेंस। इमर्जेंस, ठीक है। तो वही चीज बहुत डिफरेंट जो है टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे। वहां से भी एक जो है क्या कहते हैं स्पेशल फंक्शन, ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गन का काम क्या होता है? एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है, या स्पेशल पूरे मैकेनिज्म को परफॉर्म करना, ठीक है। तो अगर आप बोलो कि जो है ऑर्गन, अब मैं बोल दूं सपोज करो कि ये ऑर्गन जो है फाइव टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, 5 टिश्यूज से मिलके बना, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 5 टिश्यूज अगर अलग अलग आप देखोगे तो अलग अलग वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे। आपको पूरे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं, तो क्या वो सारे टिश्यूज एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन में उनके फंक्शन जो है क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली किसकी वजह से है, किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये लाइफ प्रोसेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। दीज लाइफ प्रोसेस, ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट बोलो कि लिविंग नेचर या लिविंग नेचर इज बिकॉज ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसका लिविंग है, उसका जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखाना नहीं है, मुझे जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है बायोडायवर्सिटी, ठीक है। मतलब जो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में हमने अभी तक ये सीखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं नॉन लिविंग से, ठीक है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो आपने बताया कि हम लिविंग को नॉन लिविंग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो कि लिविंग में पाई जाती हैं पर नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। फिर बाद में देखा गया कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे तो आप लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम groups of characteristic that decide whether the particular thing is living or not, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोडायवर्सिटी। नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, और डायवर्सिटी मतलब वेरिएशन। डायवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। तो आप इसी टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी टर्म को मतलब जो है यूज करके आप बायोडायवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हो कि वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। पहले इस बायोडायवर्सिटी को, या अभी भी यूज होता है पर कम यूज हो रहा है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी इसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ठीक है। तो डिफाइन कर देते हैं इसको हम। डायवर्सिटी present among living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डायवर्सिटी प्रेजेंट है या वेरिएशन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है आपके लिए बायोडायवर्सिटी। इसको और भी आप डिफाइन कर सकते हो कि नंबर और टाइप्स ऑफ number or types of
living organism present in earth. Present अर्थ। ठीक है, ये जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, उस तरह से अभी उसको भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि नंबर आर टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है, इसी को लेके हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, IUCN, एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। इसके अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन बेसिकली स्पीसीज अब तक अर्थ में आइडेंटिफाई की जा चुकी है। ये कॉपी करो तो आगे बढ़ो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अकॉर्डिंग टू, सर ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा। क्या बच्चे ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। नहीं सर। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो IUCN का फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। लिख दो जरा सा इसको। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ यूनियन यूनियन ऑफ conservation of nature and natural resources। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अर्थ में अब तक जो स्पीसीज आइडेंटिफाई हुई हैं उनका नाम उनका नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड on earth so far। अब तक इतनी स्पीसीज बेसिकली आइडेंटिफाई हो चुकी। ये डेटा किसका है? ये डेटा IUCN का है। 17 to 18 लाख स्पीसीज अर्थ में अभी तक आइडेंटिफाई हो पाई। तो क्या तुमको लगता है कि इतनी स्पीसीज है या और भी स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ में? और ये स्पीसीज और भी है सर। और भी है सर। डेटा है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डेटा सिर्फ आपको उन स्पीसीज का है जो आपको विजिबली दिखाई देती है। इनमें माइक्रोब्स का डेटा नहीं है, ये सिर्फ आपको प्लांट्स और एनिमल्स का डेटा है। ओके, हाँ सर। अब इतनी सारी अगर स्पीसीज है, तुम देखते जाओ मैं कहां पे तुमको ले जा रहा हूं। आपके पास कितनी स्पीसीज हैं जो कि आइडेंटिफाई हो चुकी हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, और आपको पता है कि ये स्पीसीज जो आइडेंटिफाई हुई हैं कोई एक कंट्री में या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो हुई नहीं। ये कहाँ पे हुई हैं? पूरे अर्थ की बात की जा रही है। ठीक है, और आपको पता है
कि हर एक कंट्री का अपना एक लैंग्वेज है। इवन आप इंडिया में देख लो, अपने स्टेट में जो है क्या कहते हैं अपनी मदर टंग है, बंगाल में अपना है, ठीक है, बंगला। आप जो है नॉर्थ में चले जाओ तो वहां पे पंजाबी मिल जाएगी, जे.एंड.के में अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। आप जो है उधर गुजरात चले जाओ, उधर महाराष्ट्र चले जाओ, मतलब आपके ढेर सारी, आपको हिंदी को छोड़ के, इंग्लिश को छोड़ के आपको और भी बहुत सारी मदर टंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और वहां पे हर एक चीज का अपना अलग नाम होगा। तो अगर इस तरह से अगर आप नेमिंग करने लगे कि एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज के, ठीक है, सपोज कर लो 300 नेम हो गए, तब तो इनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ही स्पीसीज को पूरे हाँ वर्ल्ड सर। में आप मोर देन 300 नेम से जान रहे हो, ठीक है, मोर देन 300 नेम से जान रहे हो। तो अगर आप स्टडी करने बैठोगे तो पता चला आप कंफ्यूज ही हो गए कि एक ही स्पीसीज के 25 नाम है, आपको लगा ये सब डिफरेंट है, ये डिफरेंट स्पीसीज। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हर एक स्पीसीज का अपना एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। हर एक स्पीसीज का अपना एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाएगा, ताकि ये जो ओवरलैपिंग ऑफ जो है नेम्स है, स्पीसीज है, बेसिकली वो ना हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो स्पीसीज हैं, these species must have scientific name, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, और साथ में वर्नाकुलर नेम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। वर्नाकुलर नेम वही है लोकल नेम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम मस्ट है, ठीक है। और साथ में वर्नाकुलर नेम जो है तो वो है। जनरली वर्नाकुलर नेम में भी इंग्लिश नेम ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि आज के कुछ साल पहले मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसका जो है रूल था? ब्रिटिश पीपल्स का, और उनकी लैंग्वेज क्या होती थी? इंग्लिश होती थी, इंग्लिश। तो ये दो जो है क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम एंड वर्नाकुलर नेम बेसिकली हर स्पीसीज के एग्जिस्ट होंगे, बट हमारा जो पूरा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है वो ये साइंटिफिक नेम, ठीक है। एक मिनट होल्ड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ सर। इसको जरा से चेंज हाँ करो, सर। इसको जरा से चेंज करो। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि इतनी स्पीसीज हैं और हर स्पीसीज के अपने लोकल या लोकल नेम पर, बच्चे ही कंफ्यूज कर रहा था, लोकल एंड वर्नाकुलर नेम, ठीक है। हर स्पीसीज के अपने लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम है। वर्नाकुलर नेम मोस्टली इंग्लिश का होता है। लोकल नेम आप देख लो, जैसे नीम को पता नहीं, नीम को आप अपने यहाँ क्या बोलते हो? नीम ही बोलते हो? हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा देख लो जो जो बिल्कुल हर जगह हिंदी में डिफरेंट हो, इंग्लिश में डिफरेंट, इंग्लिश में तो आपको 7 डिफरेंट ही मिलेगा, हिंदी में डिफरेंट हो, आपके अपनी नेटिव लैंग्वेज में डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स में तो 7 जो है कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्पीसीज है इनमें लोकल नेम एंड वर्नाकुलर नेम है, एंड these names creates, आगे लिख दो इस तरह से, these names creates confusion। सर हाँ, क्या बोले? हाँ बोलो।
सर वर्नाकुलर नेम मीन्स वो क्या क्या है? वर्नाकुलर नेम बच्चे आप ये बोल सकते हो कि जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने जो नाम दिया है एनिमल्स एंड प्लांट्स को, ठीक है, तो जो वर्नाकुलर नेम है ये इंग्लिश में ही होते हैं। मतलब इंग्लिश नेम को ही वर्नाकुलर नेम बोलता है? क्या बोला बेटा? इंग्लिश नेम को ही वर्नाकुलर नेम बोलता इंग्लिश है? नेम को ही ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंग्लिश नेम ही वर्नाकुलर नेम, मोस्ट ऑफ द केस में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बट आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने तुमको बता दिया कि एक रीजन तो ये है कि इनका रूल था, दूसरा रीजन ये है कि स्टार्टिंग में जो साइंस में जो होल्ड था वो इन्हीं लोगों का था, ठीक है। तो इन्होंने अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो अपने ही उसमें लैंग्वेज में देंगे ना नाम। हाँ सर। तो ये जो नाम थे हाँ, बहुत सर। सारे थे, इस वजह से ये क्या कर रहे थे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। हाँ। तो साइंटिस्ट को लगा कि जो है इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, ठीक है, हर एक स्पीसीज का अपना एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। हर एक स्पीसीज का अपना एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। फॉर एवरी स्पीसीज, ठीक है, अपना हर एक स्पीसीज का साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। या इसको बेटे साइंटिफिक मत लिखो, थोड़ा सा इसको और टेक्निकली कर देते हैं, स्टैंडर्ड पहले लिखो यहाँ पे, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज साइंटिफिक नेम, ठीक है, व्हाट इज साइंटिफिक नेम। तो इसको लिखो, देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड नेम फॉर एवरी स्पीसीज। और इसको आप क्या बोलोगे, ये जो स्टैंडर्ड नेम है आप इसको क्या बोलोगे, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम में मैं अभी आगे चल के कुछ ना कुछ बताऊंगा, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पहले लिखो साइंटिफिक नेम पे, कि ये जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ओनली वन नेम फॉर वन स्पीसीज या एवरी स्पीसीज। मतलब कहीं ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही स्पीसीज के कई सारे साइंटिफिक नेम रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वैसे मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं लिखा देता हूं क्योंकि वो इसी को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। ये जो साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम किसी और स्पीसीज द्वारा यूज नहीं होना चाहिए, किसी और ऑर्गेनिजम्स जो है इसको यूज नहीं कर सकता है। नॉट यूज्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। कोई और ऑर्गेनिजम्स को आप वो पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम नहीं दे सकते। अब बात करते हैं सही, ये चीज तो हो गई कि साइंटिफिक नेम आया क्यों, ठीक है। साइंटिफिक नेम आया टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम स्पीसीज और सेम ऑर्गेनिजम्स। सेम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नाम से बुलाने की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था,
उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि हर एक स्पीसीज या हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, का अपना एक स्टैंडर्ड नाम होगा और उस स्टैंडर्ड नेम को हम क्या किस नाम से जानेंगे? साइंटिफिक नेम से जानेंगे। ठीक है। अब ये साइंटिफिक नेम के लिए जो बेसिकली उस समय के अपने रूल्स रेगुलेशन थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम का क्राइटेरिया डिसाइड हुआ कि किस तरह से हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, या साइंटिफिक नेम की हेडिंग ही डाल लूं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। Based on agreed criteria and principle, ठीक है, which are provided in, कहां पे प्रोवाइड किए गए हैं बताओ? बताओ कहां पे प्रोवाइड किए गए हैं? आएगा पूरा? नाम बताओ ICBM का कोड। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। दिस इज नॉट बायोनोमियल। सर लगता है बोटानिकल। हाँ, दिस इज बोटेनिकल। अच्छा, यहाँ पे ऑफ या फॉर में थोड़ा सा ये शायद फॉर है, नेक्स्ट वाला ICZN उतना फर्क नहीं डालेगा, पर फॉर या ऑफ चेंज हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ सर। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, तो ऑफ भी कर सकते हो। NCERT क्या लिख रही है? NCERT में जो लिखा है वो देख लेना आप। एक जगह NCERT ने फॉर लिख रखा है, एक जगह ऑफ लिख रखा है, आप देख लेना है। ठीक है, ये तो जो ये ICBN है, ये जो ICZN है, ये बेसिकली इनमें रूल्स दिए गए हैं, इनमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ठीक है, और किसके रिगार्डिंग? साइंटिफिक नेम के रिगार्डिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन एग्रीड क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल which are provided in ICBN and ICZN. ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कई सारे नेमिंग सिस्टम प्रपोज किए गए। इनका ध्यान रखते हुए, ठीक है, इनका ध्यान रखते हुए जो कि दिए गए हैं ICBN और ICZN में, कई सारे साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम प्रपोज किए गए।
जहां पे मैं 3 सिस्टम्स के बारे में नाम बस लूंगा, ठीक है, नाम बस लूंगा। ये कॉपी कर लिया है आपने? हाँ सर। हाँ सर। इस चीज को लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखना, दूर दूर, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके दिमाग में। अगर स्टोरी बनी रहेगी तो मेमोराइज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेवरल नेमिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड ठीक है, जिसमें से हम यहाँ पे 3 सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, 3 नेमिंग सिस्टम जो मेन, ठीक है, 3 नेमिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक आप जो है सबसे पहले जो आया पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। जहां पे एक प्लांट का जो नाम रखा जाता था वो उसके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे रखा जाता था। समझ में आ रहा है? जैसे मैंगो का प्लांट है, तो मैंगो में जितनी करेक्टरिस्टिक होगी, इन करेक्टरिस्टिक को नेम के मतलब उनका जो वन वर्ड है, ठीक है, हर एक करेक्टरिस्टिक का अपना स्पेसिफिक टर्म है, तो उन सब टर्म्स को यूज करके पूरा एक लाइन 1.5 लाइन का नाम बना दिया गया। तो अगर इतना बड़ा नाम हो जाए कि पूरा 1 लाइन का नाम हो, तो उसको तो याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी वजह यही है क्योंकि जब बड़ा नाम हो जाएगा तो उसको मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन उसको बार बार, अब तुम देखते हो किसी चीज के बारे में, अगर किसी प्लांट के बारे में पढ़ते हो तो उस प्लांट का नाम बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप हर उस बार 1.5 लाइन का नाम तो नहीं है लिखोगे, ओके। तो ये बेसिकली रिजेक्ट कर दिया गया। ये प्रैक्टिकल नेमिंग नोमेनक्लेचर सिस्टम नहीं था, प्रैक्टिकल नेमिंग सिस्टम नहीं था। तो इसके बाद आया एक 3 वर्ड, या इसको बोलो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। जहां पे कितने वर्ड थे? 3 वर्ड थे। नाम से ही पता चल रहा होगा क्या, ट्राइनोमियल, 3 वर्ड थे। 3 words। फिर सबसे बाद में और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और ये सिस्टम किसने डेवलप किया? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। एक्चुअली इनका नाम था ये कार्ल वॉन लिनी, जो कि बाद में किसमें चेंज हो गया? कैरोलस लिनियस। Linnaeus। इसमें चेंज हो गया। यहीं पे लिख दो कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, ये आपका मोस्ट एक्सेप्टेड है एंड यूज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड यही यूज हो रहा है। अब इसके बाद हेडिंग डालो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने स्टार्ट किया है बायोडायवर्सिटी से। बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि जो ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मतलब ये जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है among living organisms, that is known biodiversity or biological diversity, ठीक है। तो IUCN जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इन सब चीजों को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक अर्थ में जो स्पीसीज आइडेंटिफाई हुई हैं
जिनको आप क्लियरली बोल सकते हो कि इतने टाइप की स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आई कि इतनी सारी स्पीसीज को जब आप स्टडी करने जा रहे हो तो ये तो डिफरेंट इनके बहुत सारे लोकल नेम है जो कि क्रिएट करेंगे कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को बचने के लिए आया एक स्टैंडर्ड नेम कॉन्सेप्ट जिसको साइंटिफिक नेम बोला गया, और साइंटिफिक नेम के लिए फिर नेमिंग सिस्टम डेवलप हुए जो कि ICBN या ICZN में दिए हुए हैं। क्या उसके लिए क्राइटेरिया जो प्रिंसिपल, ओके, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में 3 नेमिंग सिस्टम थे, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड नेमिंग सिस्टम आपके पास क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। पहले ही बता दिया मैंने कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय कार्लस लिनियस। एक्चुअली इनका नाम था कार्ल वॉन लिनी, पर इन्होंने जब ये सिस्टम डेवलप किया नेमिंग सिस्टम, तो ये हर एक साइंटिफिक नेम को लैटिनाइज, या तो वो लैटिन में होंगे, अगर लैटिन में नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लैटिन में नाम नहीं है, लैटिन एक लैंग्वेज है जो कि डेड है, जिसमें फर्दर कोई चेंज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई फर्दर चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डेड लैंग्वेज। ठीक है, तो इस वजह से लैटिन लैंग्वेज सिलेक्ट की गई। तो अगर नेम जो है लैटिन लैंग्वेज में है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर लैटिन लैंग्वेज में नहीं है तो आप उसको पहले लैटिनाइज्ड करोगे, उस जो है नेम को लैटिनाइज करोगे। लैटिनाइज करने के अपने बेसिकली रूल्स हैं, वो उनकी बात में करूंगा। ठीक है, तो इसी की वजह से कार्ल वॉन लिनी थे, उन्होंने अपने नाम को क्या कर दिया, लैटिनाइज कर दिया, और उन्होंने रख लिया कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो अब आते हैं हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा कि इट वाज डेवलप्ड बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, हाँ सर। कार्लस लिनियस की अपनी 2 बुक थी, लिखना ही पड़ेगा, लिखिए देता हूं। इनकी 2 बुक हैं, ऐसे लिखा तो इन्होंने 5-6 बुक, ठीक है, पर मैं भी बात कर रहा हूं सिर्फ इनकी 2 बुक्स की। एक है सिस्टेमा नेचुरी, और दूसरी है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम। हेलो, हाँ, तो सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम बेसिकली 2 बुक्स है इनकी। ये जो सिस्टेमा नेचुरी है ये आई 1735 में, और ये जो आपकी स्पीसीज प्लांटेरम है ये आया 1753। कई सारे 6 to 7 बुक्स कार्लस लिनियस ने लिखा हुआ है, जिसमें से ये जो सिस्टेमा नेचुरी है और जो स्पीसीज प्लांटेरम है ये बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो ये जो सिस्टेमा नेचुरी है इसमें जूलॉजिकल नेम के बारे में बात की गई। जूलॉजिकल नेम मतलब कहने का कि एनिमल्स के नाम के बारे में बात की गई।
ठीक है। हाँ सर। तो ये जो ज्वालॉजिकल नेम है, इसी को फिर बाद में क्या कर दिया गया, मतलब जो सिस्टेमा नेचुरी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, जहां पे कि बहुत सारे, मतलब ये बुक है, ये एक बुक है, ठीक है, बेसिकली जिसमें बहुत ढेर सारे एनिमल्स के ज्वालॉजिकल नाम दिए गए थे, ठीक है। कार्लस लिनियस ने बहुत ढेर सारे एनिमल्स के ज्वालॉजिकल नाम दिए गए थे। फिर ये जो बुक है, या ये जो बेसिकली ज्वालॉजिकल नाम है, इनको, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कहां पे वो कर लिए गए, जेडन। ICZN जो है उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिए गए, और ये बोला गया कि ये जो ICZN में अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्हीं का यूज करके जो एनिमल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम डिजाइन किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। ओके, इसी तरह से ये जो स्पीसीज प्लांटेरम है, स्पीसीज प्लांटेरम का कुछ पार्ट, पूरा नहीं, कुछ पार्ट, वहां पे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम के बारे में बोला गया है, ठीक है। बोटेनिकल नेम मतलब दिए गए हैं बेसिकली कुछ प्लांट्स के नेम, बोटेनिकल नेम, ठीक है, ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट्स है, इनको किसमें डेवलप कर दिया गया, ICBN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, ये जो स्पीसीज प्लांटेरम है, इसके साथ एक और बुक आई जिसको बोलते हैं जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम। इसका भी ईयर आई थिंक 735 ईयर पे आप इतना मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसने क्या किया है, जो डिफरेंट प्लांट जनरा था उसको डिलिमिट किया है, ठीक है। जनरा प्लांटेरम ने, जनरा मतलब क्या होता है, उसकी जो जीनस है, ठीक है। तो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके जनरा के बारे में बातें डिस्कस की गई। तो जनरा प्लांटेरम आपको ना भी याद रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दो बुक्स के नाम याद रखना, सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम, याद कर लो तो बहुत अच्छा है। जनरा प्लांटेरम में बस बुक का नाम याद रखना, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम का कुछ पार्ट में कुछ बॉटनिकल नाम दिए गए थे प्लांट्स के, उनके रूल्स को बेसिकली ICBN में कलेक्ट कर लिया गया या रख लिया गया, और इसी तरह से जो सिस्टेमा नेचुरी थी वहां पे ज्वालॉजिकल नेम थे, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ICZN में कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली स्टोरी थी कार्लस लिनियस की, कि वो अपने कुछ बुक्स के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम को उन्होंने वो लिखते चले गए, उसमें जो रूल्स यूज हुए उनको ICBN और ICZN में वो रूल्स लिख लिए गए या कॉपी कर लिया गया, और वही आज की डेट पे साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है। चलो एक बात और बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म हैड 2 वर्ड साइंटिफिक नेम, ठीक है। कि बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है, कि जो
हर एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो साइंटिफिक नेम है बेसिकली, उसमें कितने वर्ड प्रेजेंट होंगे? 2 वर्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है? हाँ सर। हैव 2 वर्ड। और ये जो 2 वर्ड है, उनमें से जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनस को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट जेनरिक नेम या जीनस का नाम। ठीक है? जेनरिक नेम होगा। जेनरिक को आप लिख सकते हो जनरा नेम। और जो सेकंड वर्ड होगा स्पीशीज का नाम। that will be a specific epithet। ठीक है? स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? स्पीशीज नेम है। स्पीशीज नेम। और ये जेनस में। जीनस नेम। चलो, हो गया कॉपी? ये सर थोड़ा देर। ठीक है, लिखो। हाँ सर हो गया। कुछ जो रूल्स हैं उनकी बात करते हैं। रूल्स फॉर बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला रूल वही कि बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम मस्ट बी इन लैटिन लैंग्वेज। बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम should be written in Latin। या should be, हाँ ठीक है, लैटिन। और अगर लैटिन नहीं है तो आप लैटिनाइज्ड कर सकते हो। लैटिनाइज्ड और derived from Latin language or derived। ठीक है? derived form of derived form। तो बायोलॉजिकल जो नेम है वो लैटिन में होने चाहिए या लैटिनाइज्ड होने चाहिए या derived from लैटिन होना चाहिए। derived form। अब इसको लिखाने की साथ जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन इज डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज कौन सी होती है? जिनमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि नाम जैसा है वो वैसा ही फर्दर रहेगा। अच्छा, अगर आप लैटिनाइज्ड करना चाहते हो नाम को तो कैसे लैटिनाइज करोगे? अंडरलाइन करके। उसको मैं लिखा देता हूं, इसको आप पूरा लिख लो, मैं इरेज करना चाहता हूं ऊपर से। अब कैसे करोगे लैटिनाइज्ड? तो आप लिख सकते हो टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए आपके पास में दो चीजें हैं। क्या है? अगर तो आप कॉपी पेन पे लिख रहे हो, ठीक है, या प्रिंट कर रहे हो बेसिकली, तो इटैलिक पॉइंट। तो आप इटैलिक्स में करोगे। व्हेन राइट और प्रिंट, ठीक है, देन the name should be in italics. Italics. Or slanted. इटैलिक्स मतलब जो ऐसे लिखते हैं ना, जैसे जैसे मैंने अभी लिखा इस तरह से, ये स्लांटेड हो गया। इटैलिक्स तो अपना एक फॉर्मेट ही है। जब आप MS वर्ड में जाओगे तो वहां पे इटैलिक्स का ऑप्शन आता है, वो सेलेक्ट कर लोगे तो वो स्लांटेड टाइप के वर्ड टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिनके पास कंप्यूटर है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। और अगर आप if it is written in if it is written by hand, hand का मतलब कॉपी पेन में, ठीक है, या हैंड रिटन लिख दो if it is hand written। by using pen paper, तो आप क्या करोगे बताओ? अंडरलाइन। 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 ठीक है, अंडरलाइन बोथ वर्ड दोनों वर्ड को क्या करोगे आप? अंडरलाइन करोगे। और क्या करोगे? सेपरेट। सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आप उनको अंडरलाइन करोगे। तो ये ध्यान में रखना। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पर पूछता है। कॉपी हो गया? हाँ सर। अब दूसरी चीज जो इसमें हमको बात करनी है कि ये जो दो वर्ड नेम है, टू वर्ड नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, इसमें से पहला लेटर आपका जीनस का है, ठीक है, या इस तरह से लिखो एन, टू वर्ड यूज्ड in scientific name। जो फर्स्ट वर्ड है आपको पता है कि वो क्या है?
जेनरिक नेम। जीनस। एंड जीनस का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल। should be in capital या must be in capital, must be in capital। और जो सेकंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है स्मॉल। मस्ट बी स्मॉल। अच्छा, ये कैपिटल को कई बार क्या बोल देता है? अपर केस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अपर केस। और इसको क्या बोल देता है? लोअर केस। हो गया? हो गया? हाँ सर। एक और चीज यहीं पे देख लेते हैं, फिर से हम इसको करना स्टार्ट करेंगे इसका एग्जांपल लेके। अभी एक और चीज लिख लेते हैं कि जो नेम है, साइंटिफिक नेम जिसमें 2 वर्ड है, वो ऑलवेज, मतलब जनरली, ऑलवेज तो कहना ठीक नहीं रहेगा, जनरली scientific or biological name should have more than 3 letter and less than 20 letter। ठीक है, मतलब कहने का कि 3 से ज्यादा होने चाहिए, 4 से 20 लेटर तक होना चाहिए नंबर ऑफ लेटर, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरल। ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूं आपसे मैंगो का प्लांट। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, वो आपको इस तरह से लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैंगी पेरा इंडिका। देखो 2 वर्ड है, मैंगी फेरा एंड इंडिका। जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगी फेरा। ठीक है, आम के जितने भी जो भी आम होगा वो मैंगी फेरा से बिलोंग करेगा, मैंगो। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है। जो सेकंड है वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पहला लेटर स्मॉल में है। दोनों को लैटिनाइज करने के लिए, चूंकि लैटिन में नहीं था इसका नेम, तो इसको लैटिनाइज करने के लिए अंडरलाइन किया गया है, सेपरेट किया गया है, सेपरेटली। ठीक है, तो ये है बेसिकली मैंगी फेरा इंडिका। किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। अगर मैं एक एनिमल ले लूं जैसे टाइगर, ठीक है, तो इसका क्या है? पैंथेरा टाइगर। पैंथेरा टिग्रिस। ये जीनस का नाम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज नेम है। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर्स भी आउट काउंट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। एक और चीज पढ़ते हैं। अच्छा, ये इस पे क्वेश्चन बनाया गया था, तो बच्चे क्या है, बच्चों को लगता है साइंटिफिक नेम बहुत आसान है, और चूंकि वो करता क्या है, वो एक ही नाम को जो है चारों ऑप्शन पे डाल देता है। चूंकि वो आपसे नॉमेनक्लेचर के रूल्स पूछना चाहता है, तो कई बार हो सकता है इनको सबको जोड़ दे।
कई बार हो सकता है यहाँ पे स्मॉल कर दे, यहाँ पे कैपिटल कर दे, ठीक है, हो सकता है दोनों में स्मॉल कर दे। तो इस तरह से ऑप्शन बनाएगा। और तुम लोग क्या करोगे, देखा पहले मैंगीफेरा इंडिका मिल गया, मार दिया, ये नहीं देखा कि रूल्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप सब जानते हुए भी गलत करके चले जाते हो, तो थोड़ा सावधानी जरूरी है यहाँ पे। तो एक और चीज बताता हूं कि कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि साइंटिफिक नेम के साथ में ऑथर का नाम जुड़ा हुआ होता है, जिसने बेसिकली उसको नेमिंग किया है, ठीक है, उसने, या बोल लो कि उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर किया है, तो वो अपना नाम उसके साथ में जोड़ देता है। तो नाम, साइंटिस्ट का नाम जो उसका लगता है कि वो किस तरह से बेसिकली यूज होगा साइंटिफिक नेम में, ठीक है। तो जो नेम ऑफ ऑथर है, नेम ऑफ ऑथर comes after, किसके बाद आएगा, स्पीसीज के नेम के बाद। स्पेसिफिक एपिथेट, जो आपका स्पीसीज नेम है उसके बाद आएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लीन, इंडिका, और ऑथर के नेम के नीचे कोई लाइन नहीं होगी, ठीक है, ऑथर के नेम के नीचे कोई लाइन नहीं होगी, वो कैपिटल पे वैसे ही बोल्ड लेटर, बोल्ड गलत मैं बोल रहा हूं, वैसे ही बेसिकली क्या कहते हैं, सीधे अक्षरों में लिखा जाएगा, कोई स्लांट नहीं होगा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, indicate that a species was identified and named by Linnaeus. जनरली ऐसा वैसे बोल सकते हो, जनरली नेम ऑफ ऑथर written in abbreviated form में होगा। हो गया। हाँ तो अब यहां से हमको जितने भी नॉमेनक्लेचर पढ़ने थे वो पढ़ लिए। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो थे आपके, वो कहीं कहीं पे यूज होते हैं, पर पॉलिनोमियल बिल्कुल यूज नहीं होता है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर वहां पे यूज होते हैं जहां पे बेसिकली दो जो स्पीसीज है उसमें बहुत सारी वैरायटीज प्रेजेंट हो जो उनको क्लियरली एक दूसरे से अलग कर रही हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा नॉल खॉल, कैबिस एंड वन मोर आई थिंक है, ठीक है, मैं बता दूंगा आगे चल के स्पीसीज के बारे में जब बताऊंगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है
क्लासिफिकेशन, ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो किसके ध्यान पे पढ़ रहे हो, किसको किसको टारगेट करके पढ़ रहे हो आप? क्लासिफिकेशन। नहीं, डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको ध्यान में रखिए। क्योंकि अगर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, पता है 17 to 18 लाख, ठीक है, हाँ। उनको ध्यान में रख रहे हैं। अब तुमको अगर देखो क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि तुम 1000 एनिमल या 1000 प्लांट या 1000 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप स्टडी करो, तो आप पूरी लाइफ लॉन्ग क्या स्टडी कर सकते हो पूरे लाइफ भर में 1000 की? नहीं कर नहीं सकते, सर। नहीं कर सकते हो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि आप उनको ग्रुप करो, उनके जो सिमिलरिटी और जो डिससिमिलरिटी है उनके बेस पे उनको क्या करो, उनको 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 जो है बेसिकली क्लासीफाई करो। उनको क्या करो, उनको क्लासीफाई करो। और क्लासीफाई करने के बाद हर एक ग्रुप का एक एनिमल या एक प्लांट या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप क्या करो, उसको स्टडी कर लो, उसको स्टडी कर लो। तो उस ग्रुप में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी स्टडी आप कर लोगे। समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास में 1.7 या 1.8 लाख के आसपास आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको अगर आपने स्टडी करने की कोशिश की तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उनको स्टार्ट किया, उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पे ग्रुप करना, उनको क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। और जब वो क्लासीफाई हो गए तो हर एक ग्रुप से आपने कुछ यूनिक जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर ली। तो उससे ये हुआ कि आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक उन बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी कर ले गए बड़ी इजीली तरीके से। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, ये ग्रुपिंग है ऑर्गेनिजम्स की। ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग है। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। उनके आपस में जो समानताएं और असमानताएं हैं उनको उनको बेस बना के, ठीक है, जब आप डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखोगे, ठीक है, तो वो जो पूरा पूरा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई? हाँ सर। सिंपली आप इस तरह से लिख दो कि क्लासिफिकेशन क्या है, दिस इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप सिंपली देख लो लाइब्रेरी में बुक्स कैसे रखी जाती है। अब लाइब्रेरी में हो सकता है 10,000 बुक्स हो, ठीक है। अब अगर उनको आप ऐसे ही रैंडमली कहीं रख दोगे बिना अरेंज किए उनको, तो उनसे आप बुक तो नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। पता लगा आप बायोलॉजी की कोई बुक ढूंढने पहुंचे हो, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। वहां पे 50 ऑथर्स की 50 बायोलॉजी की बुक्स, ठीक है। और वहां पे और भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो आपके बस का नहीं है, क्योंकि वो बुक्स एक जगह पे है ही नहीं, उनको कोई अरेंजमेंट ही नहीं है उनके रखने का। तो उन बुक्स को अगर आप चाहो कि सुटेबल तरीके से उनको रखा जाए, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट की जो बुक्स है पहले उनको, ठीक है, या ये बोलो कि जो सेम सब्जेक्ट की बुक है उनको आप क्या करोगे, एक साथ रखोगे। तो सिमिलरिटी के बेस पे आपने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। और जो डिफरेंट उनकी जो वो है क्या कहते हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग करते चले गए। तो सब्जेक्ट के बेस पे आपने ग्रुप क्रिएट कर दिया पहले। फिर आप क्या कर सकते हो कि ऑथर, जो बेसिकली उनके ऑथर हैं बुक्स के, जैसे बायोलॉजी की बुक है, बायोलॉजी के जो ऑथर्स हैं उनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसका फिर हर एक बुक का अपना पूरा डेटा बना के एक कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो कि जब भी आपको कोई बुक फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करोगे, उसको, अब उस कैटलॉग को यूज करके आप पता लगा लोगे कि ये पर्टिकुलर बुक पर्टिकुलर ऑथर की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आपका ये क्लासिफिकेशन डिफाइन करता हूं कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, on the basis of their similarities and dissimilarities is known as क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दो ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्योंकि अभी तक जब आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनिजम्स का ही क्लासिफिकेशन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन आप किसी भी चीज का कर सकते हो, ठीक है। चूंकि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस बेस पे, उनकी जो सिमिलरिटीज हैं और उनकी जो डिसिमिलरिटीज, ठीक है। जब भी आप सिमिलरिटी टारगेट करोगे, समानता टारगेट करोगे, ठीक है, तो वो थिंग्स को एक ग्रुप में रखेंगे, सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी जब भी सपोज कर लो किसी बहुत सारी चीजें हैं और उनमें से कोई एक कॉमन चीज आप ले रहे हो, तो वो एक ग्रुप बनाएंगे जिनमें वो पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, ठीक है। और जो डिसिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी बेसिकली क्या करती हैं, चीजों को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना कि सिमिलरिटी जो है चीजों को एक साथ लाएगी, ठीक है, एक साथ लाएगी, और जो डिसिमिलरिटी है वो क्या करेगी, एक दूसरे से अलग करेगा, चीजों को एक दूसरे से अलग करेंगे। तो ये सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी दोनों चीज यूज होती हैं कब, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलो इसको एक तरह से मैं और एक डेफिनेशन लिखा देता हूं, इसको जरा आप इरेज करो, मतलब कॉपी करो। जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो चीज भी लिखा देता हूं। टाइम कितना हुआ बच्चे? 4:15। इरेज कर दो बच्चे? हाँ सर। Grouping of organisms on the basis of convenient categories, on the basis of, या सीधे सीधे लिख दो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट कैटेगरीज का मतलब क्या है, टेक्सा, टेक्सॉन या टेक्सा, ठीक है। टेक्सॉन सिंगुलर है, टेक्सा आपका प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई। क्लासिफिकेशन को रटो, इससे अच्छा है कि आप उसको समझ लो, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, ग्रुपिंग किया है जो उसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज प्रेजेंट। तो जो कन्वीनियंट कैटेगरीज वही टैक्सॉन है? हाँ, कैटेगरीज कोई भी हो सकती है, ठीक है। टेक्सॉन या कैटेगरीज क्या है, एक लेबल है, एक लेबल है या एक स्टेप है बेसिकली, ठीक है। मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा कि टेक्सॉन को मैं डिफाइन करूंगा अभी, ठीक है।
चलो अब एक और टर्म देखते हैं, टेक्सोनमी। हाँ, ये टेक्सोनमी जरूर आपका बायोलॉजिकल वर्ड में यूज होता है, ठीक है। ये आपको थिंग्स में टेक्सोनमी नहीं मिलेगा, क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, ये वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ सर। तो टेक्सोनमी को अभी हम सिंपली डिफाइन करते हैं, फिर आगे चल के हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली और डिफाइन करेंगे, या यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। पहले सिंपली देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन, टेक्सोनमी क्या है बेसिकली, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। किसका क्लासिफिकेशन है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। Classification of living organisms on the basis of predefined taxa। क्लास टेक्सोनमी में क्या होंगे कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने जा रहे हो तो उसका जो बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का, वो बेसिकली प्री डिफाइंड होगा। मतलब कि जो आप कन्वीनियंट कैटेगरीज की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो कन्वीनियंट कैटेगरीज की आप बात कर रहे हो, या ये जो टेक्सॉन की जो आप बात कर रहे हो, वो टेक्सॉन प्री डिफाइंड होंगे, ठीक है। वो आप अपने मन से डिजाइन नहीं कर सकते हो, वो आप अपने मन से डिजाइन नहीं कर सकते, अपने मन से डेवलप नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। और उन डिफाइंड टेक्सॉन में अगर आप टेक्सॉन में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हो, तो वो बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? आपका टेक्सोनमी कहलाएगा, ठीक है। प्री डिफाइंड टेक्सा, ठीक है। अब ये प्री डिफाइंड टेक्सा आपको पता है कौन कौन से, कौन कौन से टेक्सा हैं? लिख लो जरा से, ये आप कॉपी कर लो तो मैं यहीं पे इरेज करके लिखाता हूँ। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही, कि ऊपर से जा रही है? नहीं सर। ओके, तो ये जो प्री डिफाइंड टेक्सा है, आप जो बार बार यूज करते हो वही है, ठीक है, प्री डिफाइंड टेक्सा। बताओ क्या क्या लिखा हूं यहाँ, कहां से स्टार्ट करूं? किंगडम से। किंगडम, फिर फाइलम, फाइलम और डिवीजन, डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ये आपके प्री डिफाइंड टेक्सा है। तो जब आप इनको बेसिस मान के, या इनमें से किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन को लेके आप क्लासिफाई करने जाओगे, तो वो आपका क्या कहलाने लगेगा? टेक्सोनमी। या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी टेक्सोनमी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर आप टेक्सा को डिफाइन करना चाहते हो या टेक्सा को स्टडी करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है, तो आप किन चीजों पे, मतलब इनमें से सपोज कर लो आप क्लास स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्लास, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्लास स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे? उसके उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उन्हीं को तो स्टडी करेंगे ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि टू डिफाइन टेक्सा, टेक्सा अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है, या रिकॉग्नाइज कर बोल दूं कि टेक्सा अगर पहचानना चाहते हो किसी, जो है क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूज करेंगे। वैसे वीडियो चल रहा है, खत्म हो गया? लाड़ आ रहा है। ब्लर आ रहा है, डेटा खत्म हुआ है। 1 मिनट दो मुझे। वीडियो सर बंद हो गया। हाँ हाँ, वो डेटा खत्म हुआ है, मुझे 1 मिनट दो।
हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक हो गया इमेज या बोर्ड? ये भी हाँ सर। वैसे ही है? ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। तो अगर आप टेक्सा डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक उसके देखोगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। वो क्या फंक्शन फॉर्म करता है? हाँ, फंक्शन भी बोल सकते हो। उसकी इक्वालिटी कैसी बच्चे? इक्वालिटी मतलब जिस एनवायरमेंट में रहता है वहां पे किस तरह का एनवायरमेंट है। फाइलोजेनी, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के साथ में। उसका सेलुलर स्ट्रक्चर पे भी आप बात कर सकते हो। सेलुलर स्ट्रक्चर पे तो ये टेक्सा को डिफाइन करने के लिए बेसिकली आप जो कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक यूज कर सकते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कन्वीनियंट कैटेगरी पे क्लासीफाई कर सकते हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं। इस टेक्सोनॉमी को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग। नोमेनक्लेचर। हाँ यस, एक्चुअली थोड़ा सा वेरिएशन है इन सब चीजों में। इसको क्लासिफिकेशन ही पहले रखो बच्चे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of any organism, या इसमें एक और जोड़ लो। वैसे तो इतना ही है आपके एनसीईआरटी पे, ठीक है, पर इसमें एक और जोड़ लो आप। nomenclature and affinities of any organism is known as taxonomy। किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आप कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड एफिनिटी अगर स्टडी करते हो तो वो सारा प्रोसेस किसके अंदर आएगा? टेक्सोनॉमी। मतलब कहने का कि क्या है कि ये जो टेक्सोनॉमी है इसमें आप कितनी चीजें स्टडी कर रहे हो? आप कैरेक्टराइज कर रहे हो पहले, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आप क्लासिफाई कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बेस पे आप क्या करने जाओगे? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद जब क्लासिफाई करते जाओगे तो आपको एक स्टेज आएगी कि उसका आप साइंटिफिक नेमिंग कर दोगे, ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग कर दोगे। और एफिनिटी क्या होता है कि ये क्लोज रिलेशनशिप या बेसिकली जो सिमिलरिटीज प्रेजेंट एमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो सिमिलरिटीज प्रेजेंट है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको बोलते हैं एफिनिटी, समानता क्या है उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप स्टडी करते हो तो ये जो है आपका टेक्सोनमी कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ बच्चे आज के लिए टाइम हो चुका है, और कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा सिस्टेमिक्स के बारे में पहले आइडिया दूंगा, और फिर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, यही सारी जो चीजें पढ़ी हैं हमने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो इन्हीं के रिगार्डिंग मैं एक हायरार्की बताऊंगा, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है और ये बेस है। इस चैप्टर को आप ये मान के चलना, ये समझ में आएगा तो आप आगे के चैप्टर समझ पाओगे, ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पे। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आगे आगे आपके टर्म मिसिंग होंगे, ठीक है। आप बड़ी क्लासेस पे पहुंच जाओगे, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली टेक्सोनॉमी है क्या, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसे ही ये बहुत टेक्सोनॉमी थ्योरेटिकल चीज है। थ्योरेटिकल क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, हालांकि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, एमबीबीएस में टेक्सोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। हायर क्लासेस में जब आप जाते हो तो टेक्सोनॉमी दिक्कत करता है, बट स्टिल चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अभी फिलहाल के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इससे आगे बढ़ेंगे।